तो डे 23 अब शुरू करते हैं और काफी प्रश्न है डे 23 में। डे 23 ज्योग्राफी से संबंधित है। 2 पार्ट में वीडियो आएगी। पार्ट 1 में क्या करेंगे, आधे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे 9 पेज तक, 18 पेज है ना इसमें। अब पार्ट 2 में बात करेंगे, तो फिर आधे प्रश्नों को मतलब क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 पार्ट में इसको वीडियो आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन जो रहा आपके सामने ये रहा, जरा इस पे देखते हैं। भारत में शक्तिशाली एल नीनो किसका कारण है? ठीक है, भारत में शक्तिशाली एल नीनो जो आता है, एल नीनो आता है, एक लालिनो आता है। ठीक है, दोनों मानसून को क्या करती है, प्रभावित करती है। कारण क्या है इसका, तो ध्यान में रखेंगे इसमें क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले अति वर्षा का भी हो सकता है और सूखे का भी हो सकता है। ठीक है, दोनों को दोनों कारण जो है आपके सही है। ठीक है, तो भारत में एल नीनो किसका कारण है, तो ध्यान में रखना है अति वर्षा का, और साथ में क्या है, तो सूखे का भी। ठीक है, एल नीनो 5 या 10 साल में उत्पन्न होने वाला एक जटिल मौसम तंत्र है, जिसके कारण विश्व के अनेक भागों में बाढ़ एवं सूखा जैसी क्रियाएं होती है। ठीक है, एल नीनो का शाब्दिक अर्थ है बालक किसा। ठीक है, ध्यान रखें भारतीय मानसून की अनियमितता एल नीनो के कारण आती है। एल नीनो समुद्र के तापमान, समुद्र की धाराओं की गति, तटीय मत्स्य पालन, ऑस्ट्रेलिया से दक्षिण अमेरिका तथा उनसे आगे तक के स्थानीय मौसम को भी प्रभावित करता है। ठीक है, इसकी वजह से दक्षिण अफ्रीका में वर्षा में भारी वृद्धि होती है। एल नीनो का कारण अटलांटिक महासागर से तूफान की घटनाओं में कमी आती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो रहा आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भी सही है आपका। IITCZ का खिसकना भी सही है। तिब्बती उच्च भूमि तथा लालिना, ठीक है, ध्यान रखिए सबके सब सही है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून से प्रदर्शन से संबंधित है, तो सारा ही सारा इसमें सही है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, IITCZ, खिसकना, तिब्बती उच्च भूमि तथा लालिना आदि वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून से क्या है, संबंध है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कहां पर निम्नलिखित में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? ठीक है, तो आर्द्र जलवायु का अनुभव आपको लेने के लिए, ठीक है, ध्यान रखें कोच्चि जाना पड़ेगा। तेजपुर, तेजपुर असम में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखें क्या नाम है, कोच्चि और तेजपुर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा अधिक वर्षा के कारण कोच्चि एवं तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है। अमेरिकी मौसम वैज्ञानिक, ठीक है, थॉर्नवर्थ के अनुसार आर्द्र जलवायु जहां 160 से लेकर 318 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, वैसे क्षेत्र को आर्द्र जलवायु में रखा जाता है। ठीक है, कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून के दौरान त्वरित झंझावां के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, तो वहां पे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। ठीक है, तो कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के दौरान त्वरित झंझावां के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है, तो चेरी ब्लॉसम। ध्यान में रखना क्या बोलते हैं उनको, चेरी ब्लॉसम कहते हैं, काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसमें प्रश्न देखें क्या है, चेरी ब्लॉसम से अभिप्राय उपयोगी स्थानीय तूफानों से, इस प्रकार के तूफान कर्नाटक क्षेत्र में आते हैं। ये तूफान कॉफी रोपण के लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे अधिक उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो चेरी ब्लॉसम जब आता है तो कॉफी की खेती बहुत अच्छे तरीके से होती है। ठीक है, कर्नाटक में आर्द्र सागरीय पवन तथा गर्म पवनों से मिलने से इन तूफानों की उत्पत्ति होती है। सामान्यतः इस प्रकार के तूफान ग्रीष्म ऋतु के मध्य मार्च से मध्य जून के महीनों में आते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ऐसी वर्षा वाली तूफान को क्या बोलते हैं, तो पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी बोला जाता है। आप अगर ध्यान में रखोगे क्या बोलते हैं वहां पे, कर्नाटक में तो उसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। ठीक है, बरसन की संगठन संलयन प्रक्रिया के निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोज्य है? ठीक है, तो बादल को हिमनीकरण स्तर से परे विस्तारित नहीं होती, या फिर बादल को हिमनीकरण स्तर से परे विस्तारित होती है, फिर सभी प्रकार के बादल, या फिर पछाव या फिर कपासी में, तो पहला ही सही है। ठीक है, तो बरसन की संगठन संलयन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोज्य है, तो ध्यान में रखेंगे क्या है, तो पहला ऑप्शन ही सही लिया है। ठीक है, जल की सूक्ष्म बूंदें एक दूसरे से टकराकर आकार में बढ़ती जाती है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है तो इस हवा में स्थित न हो सके, तब ये धरती पर वर्षा के रूप में बरसती है। ठीक है, बारिश या हिमपात को बरसन भी कहा जाता है। बादलों के असंख्य बूंदों आपस में टकराने और मिलने से, ठीक है, वर्षा की बूंदें बनती है। बादलों की जल की बूंदों का आकार बहुत ही छोटा होता है। बादल की अवस्था हिमनीकरण स्तर से ऊपर नहीं होती है। ठीक है, मिलाना है इसमें, ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, मिलाना है। ठीक है, बात करें पछाव, पछाव को किसमें मिलाओगे, अत्रि, ठीक है, सब मेघ का बादल का प्रकार है। ठीक है, फिर वर्षा मेघ की बात करें, कपासी की बात करें, किसमें होंगे? ठीक है, तो इसके आंसर किस सी लिया है, सी में क्या है, तो ध्यान रखें ए का ऑप्शन क्या है, दो है। ए में क्या है, पछाव का हो जाएगा पंख के समानाकार।
ठीक है। बी का 4 लिया। स्त्री की बात करेंगे, क्षितिज के समानांतर दिशा में फैला हुआ है, ठीक है। शी का 1 हो तो वर्षा में की बात करें, वर्षा देने वाला, ठीक है। कपासी की बात ऊर्ध्वाधर रूप से बढ़ने वाला को क्या बोलते हैं, तो इसको कपासी बोला जाता है। इसे भी आप चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए थोड़ा डिस्कशन देख लीजिए। पछाव जिसको सीरस बोलते हैं अंग्रेजी में, पंख के समान रूप होता है, ठीक है। अस्त्री जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेटस बोलते हैं, क्या होता है, क्षितिज के समानांतर दिशा में फैला हुआ होता है। वर्षा में की बात करें, इसको निम्बस कहते हैं, वर्षा देने वाला होता है। कपासी की बात करें, क्यूमुलस कहा जाता है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रूप से बढ़ने वाला होता है। ये सबके सब क्या है, ये सबके सब बादल के प्रकार है। पछाव, अस्तरी, वर्षा में अगर कपासी क्या है, सबके सब बादल के प्रकार है। इसे भी आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। इन दोनों कथनों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनिए, ठीक है। गर्मी के मौसम में महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है। महाराष्ट्र का आंतरिक भाग पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ध्यान में दोनों ही कथन अलग अलग सही है। कथन दो, कथन एक की मतलब क्या है, सही स्पष्टीकरण है। अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट, सुनिएगा जरा। गर्मी के मौसम में महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, सही है ये। महाराष्ट्र का आंतरिक भाग पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इसीलिए वर्षा नहीं होती है, ठीक है। सोल्यूशन क्या है, तो मानसून हवाएं पश्चिमी घाट के पवन सम्मुख ढाल से टकराने के बाद अपना अधिकतर नमी वहीं छोड़ देती है, जिसके कारण पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर पहुंचने के समय उनमें आर्द्रता और नमी नहीं रहती है, ठीक है, जिसके कारण वहां वर्षा नहीं होती है, ठीक है। इस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। वृष्टि छाया के प्रमुख क्षेत्र महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना और उत्तरी कर्नाटक का पठार है, जिसको दक्कन के हिस्सा के तौर पर भी बोला जाता है, जो कि मराठों के लिए प्रमुख क्षेत्र माना जाता था। वहां पे कृषि नहीं होती है, ठीक है। बहुत न के बराबर वहां पे कृषि होती है, क्योंकि वर्षा नहीं होती है, ठीक है। ये एक रीजन ये भी है, इन क्षेत्रों में मराठों का जब उत्थान हुआ तो मराठों को बहुत मेहनती, बहुत शक्तिशाली बना दिया, ठीक है। ध्यान रखा, वॉरियर क्लास पैदा हुए, क्योंकि यहाँ पे कृषक थे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर होती नहीं थी, ठीक है। उत्तरी भारत में शीत ऋतु की शीतलहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। वहां समुद्रवर्ती प्रभाव की कमी होती है, बिल्कुल। उत्तर भारत में तो कहीं पे आपको समुद्र है नहीं, तो ये तो ठीक है आपका। उत्तरी भारत हिमालय क्षेत्र के निकट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, उत्तर भारत हिमालय क्षेत्र के निकट नहीं है, ठीक है। वायु संतति, ठीक है, क्या लिया इसका आंसर, सॉरी हाँ ये ठीक है, सॉरी। उत्तरी भारत हिमालय क्षेत्र के निकट है, हाँ ठीक, हिमालय क्षेत्र के निकट है, मिस्टेक, क्योंकि नेपाल बगल में पड़ेगा। जम्मू कश्मीर भी उत्तरी भारत का हिस्सा है। वायु सहिंती ध्रुवीय प्रदेशों के उत्तरी भारत में आती है, तो ये गलत किया है, ठीक है, मतलब 1 और 2 सही, मिस्टेक। उत्तर भारत के शीत ऋतु के शीतलहरों के आने के निम्नलिखित कारण होते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं, ठीक है। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर, तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तर भारत में शीतलहर ला देती है, ठीक है। लेकिन वही क्या होता है, हिमालय जो है खरा, ठीक है, प्रहरी की तरह, सिपाही की तरह, जो कि मतलब ये इधर से तुर्कमेनिस्तान से, ठीक है, कैप्सियन सागर, इधर से जो शीत पवने जो आती है, उससे क्या करता है, हिमालय हमारा रक्षा करता, नहीं तो हम एक तो बर्फ की तरह जम जाएंगे, ठीक है। खरा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, आपने पढ़ा है कभी, था उसमें लिखा हुआ। भारत में मानसून प्रकार की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य घटक उत्तरदायी है, ठीक है, मतलब मानसून प्रकार की जलवायु हमारे यहाँ पाया जाता क्या है, तो देखेंगे इसका आंसर बी लिया है, मतलब सारे ही सारे सही। अवस्थिति भी है, वायु दाब में अंतर भी है, ऊपरी वायु परिसंचरण भी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला भी है। सबके सब कारण क्या है कि भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इसे भी आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सोल्यूशन पे भी बात कर लेते हैं। भारत में मानसूनी जलवायु हेतु उपरोक्त सभी घटक उत्तरदायी है। मानसून हवाओं का मानसून प्रत्यावर्तन है। जाड़े के 6 महीने में हवाएं समुद्र से स्थल से समुद्र की ओर तथा गर्मी के 6 महीने में समुद्र से स्थल की ओर चलती है। उसमें अ, विपर्यास का मानसून में महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि पवनें उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है, ठीक है। ध्यान रखें, उच्च से निम्न की तरफ पवन जाती है, ठीक है। अतः उष्मीय परिवर्तनों के कारण ही आर्द्र भारी मानसूनी पवनें भारत में वर्षा करती है। मानसूनी वर्षा में उपोष्ण पछुआ, जेट स्ट्रीम जैसे वायु परिसंचरणों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। हिमालय पर्वत आर्द्र मानसूनी पवनों को छोड़कर पर्याप्त वर्षा हेतु विवश करती है, ठीक है। मानसून की उत्पत्ति थे ज्ञातात्मक सिद्धांत किस खगोल शास्त्री के द्वारा दिया गया, तो फलोन ने दिया था। किसने दिया था, अगर पूछेगा मानसूनी कौन सा शब्द है, तो अरबी शब्द है, ठीक है।
ये ज्ञातात्मक सिद्धांत किसने दिया था? फ्लोन ने दिया था। ठीक है, ये सिद्धांत फ्लोन के द्वारा 1951 में दिया गया था। इस धारणा के अनुसार क्या होता है? इस धारणा के अनुसार मानसून की उत्पत्ति के कारण अस्थायी पवनों तथा वायुदाब पेटियों का मौसमी हस्तांतरण। इस सिद्धांत को आलोचनाओं ने यह भी कहा जाता है कि फ्लोन उत्तर पूर्वी भारत में मान भारतीय मानसून में जल्दी आगमन के कारणों को भी बताने में मतलब क्या है, असमर्थ रहे। ये भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, भारतीय मानसून की उत्पत्ति के कई अवधारणाओं में से कौन सा एक असत्य है? ठीक है, तो स्थल पर सागर एवं अंतरीय तापन। ठीक है, ये क्या है? असत्य है। बाकी सारे ही ऑप्शन की बात करेंगे सही दिया हुआ है। हिमालय तथा तिब्बत पठार का एक भौतिक अवरोध, क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम का परिसंचरण, या फिर दक्षिणी प्रशांत तथा हिंद महासागरों में एल नीनो का घटित होना। ठीक है, गलत कौन सा है? तो स्थल पर सागर का अंतरीय तापन। पिछले 5 दशकों में ऊपरी अवमंडलीय परिसंचरण का विशेष रूप से अध्ययन किया गया, जिसके कारण मौसम वैज्ञानिकों ने भारतीय मानसून की उत्पत्ति के प्राचीन सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब ऐसा माना जाता है कि स्थल एवं सागर का अंतरीय तापन मानसून परिसंचरण को उत्पन्न नहीं कर सकता है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, एल नीनो का वर्ष में ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर में चलने वाली पछुआ हवा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, जब एल नीनो वर्ष में ग्रीष्म ऋतु में हिंद महासागर से चलने वाली पछुआ हवा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब ये कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, कमजोर पछुआ हवाओं का सागर की सतह पर तापमान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए भारतीय मानसून पे एल नीनो की बात करेंगे तो प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, निगेटिव। और जबकि भारतीय मानसून पे ला लीनो की बात करेंगे तो पॉजिटिव, मतलब अनुकूल प्रभाव डालेगा। ठीक है, मतलब अगर ला लीनो अगर आएगी तो मानसून अच्छा होती है, एल नीनो अगर आएगी तो मानसून खराब हो सकती है। ठीक है, इस बार आपकी क्या आ रही थी? ला लीनो आ रही थी। ठीक है, तो आप ही लोग बताइए, आप लोग इधर बारिश कैसी हुई है या फिर अभी भी होगी ही? मानसून का प्रस्फोट के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? ध्यान में रखेंगे तो सही और भारतीय मानसून की आकस्मिक शुरुआत, जिसको बोलते हैं मानसून का प्रस्फोट कहते हैं। ठीक है, मतलब आकस्मिक शुरुआत होना, मौसम से पहले आ जाना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून की शुरुआत आकस्मिक तथा नाटकीय ढंग से होती है। मानसून का फटना दक्षिण एशिया की सामान्य ऊपरी वायु परिसंचरण में कुछ मूल परिवर्तन के साथ मतलब क्या है, तो जुड़ा हुआ है। इसे भी आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, मानसून की सक्रिय अवधि में उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की स्थिति किस प्रकार की होती है? ठीक है, तो ध्यान रखिए इसका आंसर क्या लिया है, तो ऊपरी क्षोभ मंडल में अत्यधिक सबल हो जाती है। ठीक है, और क्षोभ मंडल में आपको सभी प्रकार की कौन सी घटनाएं होती है, तो सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं की बात करेंगे तो आपको क्षोभ मंडल में ही होती है। ठीक है, तो मानसून की सक्रिय अवधि में उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम की स्थिति किस प्रकार होती है, तो ऊपरी क्षोभ मंडल में अत्यधिक सबल हो जाती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम ऊपरी क्षोभ मंडल में अत्यधिक सबल हो जाती है, जो तीव्र संवहन तथा गुप्त उष्मा का संकेत करती है। परंतु जब हिमालय के, ठीक है, पादगिरी में अधिकतम मेघ होते हैं तथा मानसून वर्षा क्षेत्र इस दिशा में स्थानांतरित होती है, तब अवतलन के ऊपरी क्षोभ मंडल में एक कमजोर पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या होती है, तो प्रभाव होती है। ठीक है, मानसून की दोनों शाखाएं किस क्षेत्र में एक दूसरे से आकर मिलती है, तो गंगा मैदानी के क्षेत्र में मानसून की दोनों शाखाएं एक दूसरे से आकर क्या होती है, मिलती है। देश में मानसून की प्रवृत्ति विकास प्रायद्वीपीय द्वारा दो धाराओं में विभाजित होती है, एक आपका बंगाल की खाड़ी है और दूसरा जो है मतलब अरब की सागर है। ठीक है, मानसून की दोनों धाराएं गंगा के मैदानी क्षेत्र में एक दूसरे से आकर मिलती है तथा धीरे धीरे इनका विस्तार बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों में भी होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। शीत ऋतु के संबंध में या फिर शीत ऋतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको फिर से विचार करना है। ठीक है, इस ऋतु में उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम की दिशा उत्तरी भारत में केंद्रित होती है। दक्षिण भारत में उत्तर की ओर से जाते हुए तापमान सामान्य रूप से बढ़ता है। पश्चिमी तट पूर्वी तट से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस से कम गर्म रहता है। ठीक है, तो बताना कौन सा सत्य थे, केवल पहला ही सत्य लिया है। इस ऋतु में उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम की दिशा उत्तरी भारत में केंद्रित होती है, ध्यान में रखेंगे। अब बाकी सारे ही गलत हैं। दक्षिण भारत में उत्तर की ओर जाते हुए तापमान सामान्य रूप से बढ़ता है। ठीक है, गलत है। और पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा 2 सेल्सियस से कम होती है, ये भी गलत है। शीत ऋतु में दक्षिण भारत से उत्तर की ओर जाते हुए तापमान सामान्य रूप से घटता है, न कि बढ़ता है। दक्षिण भारत में समताप रेखाएं दक्षिण की ओर अभिमुख होती है तथा तत्वों के समानांतर चलती है। ठीक है, पश्चिमी तट पूर्वोत्तर से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म होता है। भारत के बृहत मैदान में तापांतर मतलब तापों का अंतर 15 डिग्री सेल्सियस है तथा प्रायद्वीपीय के तटीय क्षेत्र में यह मात्र
5 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं आगे के प्रश्न को, देखें क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ग्रीष्म ऋतु से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमपात से पश्चिमी हिमालय के हिमनदी का भरण होता है, ये विशेषता की बात करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु से संबंधित नहीं है। बाकी पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी को होना, आंध्र प्रदेश में आम्र वर्षा का होना, ठीक है, निम्न वायु दाब का क्षेत्र दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ जाना, इस सब के सब ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुए हिमपात से पश्चिमी हिमालय के हिम नदी का भरण होना, यह आपका ग्रीष्म ऋतु के कारण नहीं है। सोल्यूशन देखिए, ग्रीष्म ऋतु की विशेषताएं की बात करें क्या है, तो पंजाब हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टॉर्नाडो जैसी आंधी, उत्तर भारत में गर्म हवाएं चलती है जिसको क्या बोलते हैं, लू चलते हैं, जिसमें कहा जाता है घर से बाहर मत निकलो। ठीक है, और क्या बनाते हैं, आम को पकाकर हम लोग, घर की जो दादियां जो होती है वो क्या कहती है, इसे पीने के लिए, सभी लोगों ने पिया होगा बचपन में आम को पकाकर, ठीक है, लू से बचाती है वो। आंध्र प्रदेश की मैंगो सावर, पश्चिम बंगाल की काल वैसाखी की बात करेंगे तो सबके सब गर्मी के समय, ग्रीष्म ऋतु का ही लक्षण है। निम्नलिखित घटनाओं पर फिर से आपको विचार करना है। बंगाल की खाड़ी मानसून की शाखा सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे पहुंचती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस ऋतु के दौरान अपेक्षिक आर्द्रता सामान्य तौर पर 65% से अधिक होती है। ठीक है, तो दोनों का दोनों कथन सही लिया। आप हमें ये बताओ, मानसून सबसे पहले कहाँ पे आती है, किस राज्य में आती है? केरल। हाँ, बहुत अच्छे, ठीक है, केरल में मानसून की बात करेंगे सबसे पहले आती है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो बंगाल की खाड़ी वाली मानसून की शाखा सबसे पहले अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर पहुंचती है। इस ऋतु के दौरान अपेक्षिक आर्द्रता सामान्य तौर पर 65% से अधिक होती है। देखिएगा यहाँ पे, इस ऋतु में दौरान अपेक्षिक आर्द्रता सामान्य तौर 65% से अधिक होती है। असम तथा केरल में सबसे अधिक अपेक्षिक आर्द्रता दर्ज की जाती है। वर्षा ऋतु का अधिकांश समय में अपेक्षिक आर्द्रता 80% से अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्न कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, चक्रवात के केंद्र में पवन की गति अधिक तीव्र होती है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति निरंतर, ठीक है, उष्ण आर्द्र वाष्पीकरण की परिस्थिति में होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपका बात करेंगे तो असत्य कथन पूछ रहा है ना, तो आपका केवल 2 असत्य कथन है। दैट मीन्स पहला कथन की बात करेंगे तो सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, और नहीं, असत्य पूछ रहा ना, हाँ, दूसरा भी असत्य है। चक्रवात के केंद्र में पवन की गति अधिक तीव्र होती है, गलत है ये। ठीक है, ध्यान में रखना। इनकी उत्पत्ति निरंतर उष्ण आर्द्र वाष्पीकरण की परिस्थितियों में होता है, तो ये भी आपका सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न भागों में हवाओं की गति भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए चक्रवात के केंद्र में पवन की गति बहुत मंद होती है। बहुत प्रश्न पूछा जाता है, चक्रवात के केंद्र में पवन की गति क्या होती है, मंद होती है। आप इसे ध्यान में रखोगे। चक्रवात के केंद्र से बाहर की ओर जाते हुए पवन की रफ्तार में तीव्रता आती है। चक्रवात की सबसे अधिक गति धरातल से 0.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं आगे, देखेंगे कौन सा प्रश्न सही है। ठीक है, मतलब कौन सा प्रश्न है, देखेंगे। तो यहाँ पे सूची दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है, जलवायु का प्रकार दिया हुआ है। अब कोपेन के अनुसार क्या है, इसको कैटेगराइज किया है, तो बताना। इसका आंसर लिया है बी। बी में क्या है, तो ए का ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र में। तो बात करेंगे, इन्होंने बोला था तो भाई साहब यहाँ पे एस होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है, बी का 2, मतलब उष्ण कटिबंधीय सवाना की बात करेंगे तो ए यू ई। ठीक है, सी का 4, ध्रुवीय की बात करेंगे तो ई मारा है इसने। और ठीक है, डी का ऑनर मध्य उष्मीय जलवायु की बात करेंगे, सी यू ई जी। ठीक है, याद करना पड़ेगा, दूसरा कोई भी इसका तरीका नहीं, आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोपेन ने मुख्य तौर पर देश को 3 मुख्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया। सबसे पहले उसने बोला भाई साहब आर्द्र हो सकता है, शुष्क हो सकता है, फिर बोला से भाई साहब अर्ध शुष्क हो सकता है, मतलब दोनों का मिला जुला रूप हो सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इन जलवायु क्षेत्रों को उप प्रारूपों में प्रविभाजित किया गया। ठीक है, कोपेन द्वारा दिए गए जलवायु योजना के आधार पर भारत को 9 जलवायु प्रदेशों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किस जलवायु विशेषज्ञ द्वारा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को संशोधित किया गया है? ठीक है, तो जीटी त्रिवार्था के द्वारा, किसके द्वारा, तो किस जलवायु विशेषज्ञ के द्वारा कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को संशोधित किया, मतलब कोपेन ने दिया, अब फिर उसमें मतलब इन्होंने थोड़ा सा मतलब क्या किया, संशोधित किया। इनका नाम है जीटी त्रिवार्था। ठीक है, नाम इंपोर्टेंट है। जीटी त्रिवार्था ने 1954 में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को संशोधित किया है। ठीक है, त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण अनुभविक है, जो तापमान तथा वर्षण के आंकड़ों पे मतलब क्या है, आधारित है।
बताना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या निकलता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करेंगे तो वायुमंडलीय में ओजोन परत के ह्रास का कारण बनता है, ठीक है, CFC। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ग्रीन हाउस के प्रभाव में योगदान देता है, ये तो ठीक है। सीसा की बात करेंगे तो क्या होता है, मानव तंत्रिका तंत्र के लिए नुकसानदेह है, बिल्कुल ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो SO2 क्या होता है, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या मैंने सही लगाया या फिर गलत है? ठीक है, सही सही। है। ठीक है, इसका आंसर क्या लिया है, सी लिया है। ठीक है, क्या लिया है इसका आंसर, सी लिया है। ठीक है, मतलब ए का 2, ठीक है। अब बी का 1 की बात करेंगे, ठीक है। और सी का 3 की बात करेंगे, ठीक है। और डी का 4, ठीक है। अब आते हैं इसमें मिलान कर लेते हैं, देख लेंगे यहाँ पे सोल्यूशन भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें CFC, तो वायुमंडल की ओजोन परत में ह्रास के कारण है। ठीक है, आप जो इत्र का प्रयोग करते हैं, आप जो फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, इस सब का जो प्रयोग जो करते हैं उसमें से CFC गैस निकलती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो अम्लीय सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। सीसा का यौगिक मानव तंत्रिका तंत्र के लिए नुकसानदेह। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करता है। ठीक है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड आपका प्रदूषक नहीं है, मतलब प्रदूषण नहीं फैलाता है। ठीक है, समझ रहा है ना? अगर इसको कोई समझ रहा है ये प्रदूषण फैलाने में जिम्मेदार है, तो इसका कोई रोल नहीं प्रदूषण फैलाने में। क्या करता है ये? ग्लोबल वार्मिंग। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, तापमान बहुत ज्यादा कर देता है। और तापमान जब बहुत ज्यादा होगा तो ग्लेशियर पिघलेगी, और ग्लेशियर पिघल कर मतलब क्या होगा, समुद्र में या फिर मतलब नदी में जाएगा तो उसमें बाढ़ आएगा। ठीक है, सारा ग्लेशियर अगर पिघल जाता है तो आगे चल के ड्रिंकिंग वाटर की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उससे मानव जाति का एक तरह से देखेंगे तो नाश हो सकता है, नहीं, क्योंकि पानी कहाँ है, ग्लेशियर के रूप में ही तो पानी है ना। तो ग्लेशियर रिजर्व होना चाहिए, ना कि सारा पिघल जाए। सारा पिघलने से होगा बाढ़ भी आएगा, और फिर अगर दोबारा अगर न बनेगा तो फिर नदी में नेक्स्ट टाइम से जब पानी की कमी आएगी तो उसमें मानव जीवन समाप्त हो सकता है। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से है ये। एल्निनो से संबंधित कथनों पे आपको विचार करना है। सामान्य सितंबर के महीने में पेरू तट के निकट प्रवाहित होने वाली एक गर्म जलधारा है एल्निनो। ठीक है, ध्यान रखें, एल्निनो गर्म जलधारा, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर अत्यधिक वर्षा का कारण बनता है, तो ये आपका गलत लिया है। ठीक है, एल्निनो भारतीय मानसून पे कैसा प्रभाव डालेगा, निगेटिव या पॉजिटिव? एल्निनो प्रतिकूल या फिर अनुकूल? निगेटिव। ये और लाल नीनो क्या करता है, अच्छा प्रभाव डालता है। ठीक है, जब जब पेरू तट के निकट इस गर्म महासागरीय धारा का विकास होता तब तब तक दक्षिण अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होता है। ठीक है, वही ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तथा इंडोनेशिया में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संक्षेप में एल नीनो के प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारत में कमजोर मानसून का आता है, जिसके कारण कठोर सूखे की स्थिति देखने को मिली। इस बार क्या आ रहा है, एल नीनो आ रहा था कि लालिनो आ रहा था? लानिनो। लानिनो। एल नीनो की घटना कितने वर्षों में एक बार देखी जा सकती है? 5 ठीक है, से 10 बरस। 5 से 10 वर्षों में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सितंबर महीना सही है सर? क्या? सितंबर महीना हम्म सही है। कहाँ सितंबर महीना से? 23 में ना लिखल है सोल्यूशन में? क्वेश्चन में, आंसर में सर, क्वेश्चन में ही। सामान्य सीमांतर सितंबर के महीने में पेरू तट के निकट प्रभावित होने वाली गर्म जलधारा। हाँ ठीक है, उधर का ठीक होगा। हमारे यहाँ तो सितंबर में मानसून होता है। मानसून हमारे यहाँ लौटना शुरू कर देता है इस महीने में, सितंबर अक्टूबर में। चलिए, भारत में चक्रवात की घटना से संबंधित तथ्य कथनों पर विचार करें तथा सही कथन का चयन करना है। ठीक है, भारत में द्विवार्षिक चक्रवात का मौसम है। समानता उत्तरी हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व मानसून तथा, ठीक है, मानसून पश्चात की अवधि के दौरान विकसित होते हैं तथा भारतीय तटों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, मतलब लौटते हुए मानसून की बात करेंगे तो सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में मानसून वापस जाने लगती है। और ये जो महीना जो होता है मानसून के आगमन का होता है। ठीक है, मतलब मानसून से पहले का महीना है। ठीक है, कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें तो दोनों की बात करेंगे सही है। ठीक है, भारत में द्विवार्षिक चक्रवात का मौसम होता है मई से जून, और अक्टूबर से नवंबर माह में गंभीर तीव्रता वाले चक्रवात उत्पन्न होते हैं जो भारतीय तटों को मतलब क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में कथनों पर विचार करना। पश्चिमी विक्षोभ, भारत में उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। इसकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है। तो दोनों विकल्प की बात करेंगे, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में सही है।
भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होने वाली पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है, ठीक है। ये अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी इनकी उत्पत्ति, ठीक है, मुख्यतः भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में होती है, जहां से ये आर्द्रता भी ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा गेहूं की कृषि के लिए अत्यधिक लाभकारी होते हैं, ठीक है। वो जो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, गेहूं की खेती के लिए आप देखो ना, क्या होना चाहिए यार, एकदम अंधेरा टाइप का रहता है, खूब ठंडा लगते रहता है, दिखते नहीं रहता है। घर से जब बाहर निकलते ठंडा के समय में 5-6 बजे, क्या बोलते हैं उसको, कोहरा, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है। कोहरा या फिर कुहासा जो कहते हैं, वो होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कुहासा में मतलब क्या होता है, कुहासा में कुहासा बोलते हैं, ठीक है। गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और भाई साहब, इसमें जो गाड़ी चलाने के लिए अगर मिल जाए, बाइक चलाने के लिए, बहुत दुर्लभ स्थिति होता है। पूरा आंख पे पानी आ जाएगा अगर विदाउट हेलमेट के चला रहेगा। हेलमेट के चलाते तो बार बार हेलमेट पे हाथ मारते चलिए, ठीक है। अगर ग्लोव्स अगर नहीं पहने तो हाथ ना, उंगली सीधा रहेगा ना, वो फिर ऐसे नहीं होते रहता, इतनी ठंड रहती है। बात करेंगे आगे, देखिए, ठीक है, आगे क्या प्रश्न है। अब यहाँ पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चिन्हित कीजिए, ठीक है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों से अधिक प्रभावित होता है। पूर्वी तट उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाओं के मेखला में स्थित है, ठीक है। बताना कौन सा कथन सही है। तो दोनों कथन की बात करेंगे, सही है, ठीक है। ठीक है, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों से अधिक प्रभावित होती है, सही है। पूर्वी तट उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाओं के मेखला में स्थित है, यह भी आपका सही है, ठीक है। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों से अधिक प्रभावित है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवात घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूमने के कारण लगभग संपूर्ण तट को ही प्रभावित करती है, ठीक है। भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्व व्यापारिक हवाओं के मेखला में स्थित है, यह भी आपका ठीक है, ठीक है। यह संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल में ही आई बाढ़ लालिना के कारण आई थी। लालिना एल नीनो से कैसे भिन्न होता है, ठीक है। मतलब लालिना आके क्या कराएगी, बहुत बारिश करवा देगी ना। ध्यान में कैसे भिन्न होती है, तो इसके बारे में आंसर लिया है। दोनों की बात करेंगे, सही है तो गलत ले लिया ना, मतलब दोनों ही, मतलब दोनों सही नहीं है, ठीक है। मतलब न तो एक न तो दो, ठीक है। लालिना विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चरित होता है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर के समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से शरीतित होता है, ठीक है। एल नीनो भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून पे प्रतिकूल प्रभाव डालता है, किंतु लालिनो मानसून जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोनों ही कथन गलत है, ठीक। दिए गए कथनों में कोई भी कथन सही नहीं। एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता, दैट मीन्स निगेटिव इफेक्ट डालता है, ठीक है, जबकि लालिना अनुकूल प्रभाव डालता है। लालिना उत्तरी पूर्वी हिंद महासागर से उत्पन्न अत्यधिक निम्न समुद्रीय तापमान से संबंधित है, जबकि जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आती है। एल नीनो तथा लालिना दोनों पेरू तट से उत्पन्न होते हैं। दोनों कहां से उत्पन्न होते हैं, पेरू के तट से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। एल नीनो पेरू तट के पश्चिम में 180 किलोमीटर की दूरी से उत्तरी पश्चिमी दिशा में चलने वाली एक गर्म जलधारा है, ठीक है। एल नीनो कैसा है, गर्म है। अब आते हैं, प्रशांत महासागर से हिंद महासागर में प्रवेश करती है। यह भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर कर देती है। इसके विपरीत स्थिति वाली धारा लालिना होती है। अतः भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है, ठीक है। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवा, जिसको वेस्टर्लीज कहलाती है, ठीक है। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सहंतिया, ठीक है, मॉइस्ट एयर मॉसेज पछुआ हवाओं के भाग है। तो आपका सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, पहला गलत लिया है, ठीक है। क्यों गलत है पहला, तो जरा इसके सोल्यूशन पे भी जरा बात करते हैं। क्या सोल्यूशन क्या कहता है, तो भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सहंतिया पछुआ हवा के भाग है। दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र का विस्तार अधिक होने से ये पवनें निरंतर रूप से निर्बाध गति से चलती है और अत्यधिक शक्तिशाली होती है। ये पवनें 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 65 डिग्री, ठीक है, दक्षिण अक्षांश के मध्य क्षेत्रों में पूर्णतः, ठीक है, विकसित होती है। कथन एक सही नहीं है, क्योंकि पछुआ पवन उष्ण वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनें हैं। यह पवनें उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में 35 से 40 डिग्री अक्षांशों से तथा 60 से, ठीक है, 66 डिग्री अक्षांशों के मध्य क्या होती है, बहती है, ठीक है। करेवा, ठीक है, करेवा मृत्तिका जो जाफरान मतलब केसर का एक स्थानीय प्रकार पे के उत्पादन के लिए उपयोगी कहाँ पाई जाती है, तो कश्मीर हिमालय में, ठीक है। इस 68 67 बीपीएससी में आपका हुबहू प्रश्न पूछा था। तो बताइए, कश्मीर में एक विशेष प्रकार की भूमि होती है, ठीक है, किसके खेती के लिए उपयोगी होती है, तो ध्यान में करेवा, ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछा था, ठीक है।
करेबा मिट्टी जो जफरान की खेती के लिए, मतलब केसर की खेती के लिए कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, अब भारत में अगर बात करेंगे तो कश्मीर राज्य केसर का उत्पादन होता है। इसका मूल स्थान दक्षिण यूरोप है। इसकी खेती में स्पेन, इटली, ग्रीस, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, चीन तथा भारत में होती है। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा देश का नाम बताइए जो कि केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ईरान। बहुत अच्छा, ठीक है, ईरान। ठीक है, ईरान केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो ईरान के बारे में ध्यान में रखना है, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करेंगे तो ईरान है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग पे, ठीक है, ध्यान में रखना, 14% में पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाई जाती है। यह मिट्टी रेह, धूर, चोपन जैसे नामों से भी जाती जाती है। तो सही आपका यही है, क्योंकि ये मिट्टी भारत में, ठीक है, लगभग 14 नहीं 22 से 23% हिस्सों पे पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाकर नदी के किनारे जमा की गई मिट्टी है। अत्यंत उपजाऊ होती है। ठीक है, बहुत अधिक, ध्यान में रखें, उपजाऊ होती है। यह भारत में लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी को पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, यह मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक का नाम बांगर बोलते हैं तो दूसरा का नाम खादर बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है तथा नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर कही जाती है। ठीक है, तो दोनों में उपयोगी कौन होगी, पुरानी वाली उपयोगी ज्यादा होगी या फिर नई वाली ज्यादा उपयोगी होगी, मतलब उपजाऊ? अरे खादर। बात खादर। बिल्कुल, बहुत खादर अच्छे होगा। बच्चे। ठीक है, क्या होगा, खादर होगा। ठीक है, इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलें उगाई जाती है। इसे रेह, चूर, चौपन आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आते हैं काली मिट्टी के संदर्भ में भी आपको प्रश्न को देखना। हाँ की जगह पे ना 40% रहता है भारत में। हाँ, ये गलत दिया हुआ, 40। नहीं 40 भी नहीं रहता, 43% रहता है। हाँ 43। हाँ ठीक है, 43% होता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है ना, यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग का लगभग, ठीक है, ये मिट्टी में आई थिंक 43% मिट्टी में इसका योगदान है। कुल भूभाग में हो सकता है मे भी कम हो, लेकिन मिट्टियों में आई थिंक 43%, मतलब जितना मिट्टी है ना उपजाऊ क्षेत्र, उसमें आई थिंक 43%। लेकिन यहाँ पे भारत के कुल भूभाग का पूछ रहा है, तो एक बार इस डाटा को देख लीजिएगा। लेकिन जो भी है ना, 43% के आसपास भारत में जो मिट्टी में जो पाया जाता है ना, सारे मिट्टियों में 43% ध्यान में रखना है जलौध का, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, बिल्कुल ठीक है। इनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, बिल्कुल, कपास की खेती के लिए तो उपयोगी तो है, लेकिन जैव तत्व की बात करेंगे प्रचुर मात्रा में नहीं होती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, परंतु काली मिट्टी में जैव तत्व अर्थात ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ये काली मृदाएं महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। काली मिट्टी भारत की दूसरी बड़ी मृदा है। यह 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ठीक है, ध्यान में रखना है, भारत की लेटेराइट मृदाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। लेटेराइट मृदाएं सामान्य लाल रंग की होती है। लेटेराइट मृदाओं में नाइट्रोजन और पोटास की प्रचुरता पाई जाती है। लेटेराइट मृदाएं राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सुविकसित है। इस मृदा में टैपी, कोया और काजू की उपज अच्छी होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, 1 और 4 तो बिल्कुल सही। किसी भी प्रकार की कोई लाल मिट्टी की बात करेंगे तो इसकी रंग लाल होती है। किस वजह से इसके लाल होती है, इसमें क्या पाया जाता है जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है? फॉस्फोरस। फेरस ऑक्साइड ना, फेरस ऑक्साइड है ना। जी जी जी, फेरिक ठीक है, और इस ऑक्साइड। मृदा में, ठीक है, टैपियोका और काजू की खेती बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ध्यान रखें, लेटेराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ ऋतुनिष्ठ वर्षा होती है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है, लेकिन ये मिट्टी लाल मिट्टी से अलग होती है। ठीक है, यह मिट्टी अम्लीय प्रकार की होती है। यह मिट्टी कहवा और काजू के उत्पादन के लिए उपयोगी है। लेटेराइट मिट्टी में चावल, कपास, ठीक है, मोटे अनाज, गेहूं, चाय, कहवा, रबर और सिनकोना आदि पैदा होता है। इसके प्रमुख क्षेत्र महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। मध्य प्रदेश में पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के समीपवर्ती क्षेत्र, कर्नाटक, केरल, असम, ओडिशा, झारखंड आदि में यह मिट्टी सर्वाधिक केरल में मिलती है। ठीक है, लाल मिट्टी फेरस ऑक्साइड की वजह से उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जलोढ़ मृदा नाइट्रोजन से समृद्ध होती है। काली मृदा लोहा और चूने से समृद्ध होती है, परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है। ठीक है, लेटराइट मृदा लोहा और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है, परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती है। बताना सही उत्तर कौन सा है? तो 2 और 3 की बात करेंगे, सही उत्तर है, बाकी पहला गलत है। ठीक है, जलोढ़ मृदा नाइट्रोजन से समृद्ध होती है, ये गलत है। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ठीक है, फास्फोरस ठीक ठाक होता है। काली मृदा लोहा और चूने से समृद्ध होती है, परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है, ठीक है। लेटेराइट मृदा लोहा और एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है, परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और जीवाश्म का मात्रा विद्यमान होते, कहीं कहीं फास्फोरस की भी कमी रहती है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग अति आवश्यक है। ठीक है, तो नाइट्रोजन उर्वरक को इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए क्या डालते हैं इस मिट्टी में, क्या मिलाएंगे इसमें ताकि नाइट्रोजन के डिमांड को पूरा कर दे? जिप्सम। नहीं नहीं, जिप्सम नहीं मिलाते। क्या यूरिया, यूरिया मिलाते हैं। क्या मिलाता है? यूरिया। यूरिया में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है? 40%। 46% इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, काली मृदा लौह और चूने से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है। लेटराइट मृदा लौह और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती है। अतः संपूर्ण भारत में मृदा नाइट्रोजन के मामले में कमजोर है। ठीक है, लाल मिट्टी के संदर्भ में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसको तो मैंने रिपीट कर दिया। तो भाई साहब, लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग की बात करेंगे तो लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है, बिल्कुल ठीक है। नाइट्रोजन की अधिकता इसमें होती है, ठीक है, तो केवल एक सही है, बाकी दूसरा कथन सही नहीं है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड या फिर लोहे का ऑक्साइड कह लिया, उसकी वजह से इसका रंग क्या होता है? लाल होता है, पता ही आपको। ठीक है, लेटराइट मिट्टी का रंग लाल लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ये मिट्टियां सामान्यतः लोहा तथा एल्युमिनियम से समृद्ध होती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटाश, चूना तथा जैविक पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, इस मृदा का सर्वाधिक विकास केरल, महाराष्ट्र एवं मेघालय में पाया जाता है। ये प्राय कम उर्वरा वाली मिट्टियां है, किंतु उर्वरकों का प्रयोग से इसे कपास, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा और काजू आदि की कृषि की जाती है। ठीक है, दक्षिण भारत में ये मिट्टी मिलेगी, लाल मिट्टी। कछारी मिट्टी के संबंध में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, बिल्कुल नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है, गलत है। कछारी मिट्टी जलोढ़ का ही एक हिस्सा है, ध्यान में रखें। कछारी मिट्टी, जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जलोढ़ मृदा मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी है या फिर सागरीय पचमग्न के पश्चात छोड़े गए गाद से निर्मित है। हल्के भूरे रंग वाले मिट्टी 7.68 लाख वर्ग किलोमीटर ध्यान में रखेंगे आवृत किए गए हैं। ठीक है, मतलब इतने पाए जाते हैं। ठीक है, 7.68 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। 33 अगर करोगे इसका 20% निकालोगे, 33 दूना 66। हाँ ठीक है, 22-23% ये हिस्सा हो गया। ठीक है, ये टोटल भारत के क्षेत्रफल से इसको कैलकुलेट कर रहा है, ना कि मिट्टी के परसेंटेज दिखा रहा है। निम्न कथनों पर विचार करना। उड़द भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है। ठीक है, दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है, बिल्कुल दोनों के दोनों प्रश्न की बात करेंगे, सही है, क्योंकि दलहनी पौधे के जड़ों में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, फिर वायरस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? उनके जड़ों में जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, जिनको कौन, हाँ, राइजोबियम कहते हैं। ठीक है, दलहनी फसलें या मंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के कारण मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें इस प्रकार है: अल्फा ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसलें उगाई जाती है, कभी कभी इसका हरी खाद के रूप में भी प्रयोग होता है। ठीक है, अब आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन? चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, ध्यान में रखना है। मृत्तिका का व्यास 0.002 मिमी से कम होता है। ठीक है, दोनों कथन की बात करेंगे तो आपका सही है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चिकनी मिट्टी का जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, इसलिए पौधे की सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी 50% से कम गाद, 50% तक चिकनी मृदा एवं बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। मृत्तिका की व्यास की बात करेंगे तो 0.002 मिमी से कम होती है, जबकि गाद का व्यास 0.002 मिमी से 0.06 मिमी के मध्य तथा बहिन बालू या रेत का 0.6 मिलीमीटर मतलब मिमी से 2 मिमी मिट्टी के मत होता है, मतलब बीच में होता है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक पानी की धारण की क्षमता, जल धारण की क्षमता होती है चिकनी मिट्टी में होती है। ठीक है, बलुई मिट्टी मत मार दीजिएगा अपने मतलब निजी जीवन का प्रयोग देखते हुए। बीज संशोधन विधि मिट्टी की उर्वरता पर असर नहीं डालती है। ठीक है, मतलब प्रश्न कह रहा है बीज संशोधन विधि मिट्टी की उर्वरता पर असर नहीं डालती है। उसके बाद देखेंगे और क्या प्रश्न, उस पर भी जरा विचार करते हैं। ठीक है, फसल चक्र अपनाने से मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, बिल्कुल ठीक है, दोनों कथन की बात करें सही है। फसल चक्र अगर अपनाएंगे तो मिट्टी की उर्वरता में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, बीज संशोधन विधि मिट्टी के उपज पे प्रभाव पड़ेगा, किंतु मृदा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, किसी स्थान पर कई वर्षों तक लगातार एक ही फसल होने से वहां की मृदा में कुछ पोषक तत्व की कमी आ जाती है। फसल चक्र से मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। जैसे मान लीजिए हम एक ही चीज को बार बार उगा रहे हैं
तो हो सकता है उस पौधे को जो चाहिए तो भूमि से तो पूरी तरीके से उसका संचय कर लेगा, लेकिन बार बार अगर बदल कर अगर उगा रहे हैं तो क्या होगा, उसकी पोषक तत्व बनी हुई रहेगी। मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारण की बात, अति चराई ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और साथ में अगर बात करेंगे तो वनस्पति उन्मूलन भी है, ठीक है। वनारोपण से मृदा अपरदन नहीं होगा, बाकी मृदा की वृद्धि होगी, ठीक है। तो एक दो सही है, तीसरा तो गलत है। मृदा अपरदन हेतु अति चराई, वनस्पति उन्मूलन आदि कारक है। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वो सभी उपाय सम्मिलित है जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं, उसकी उर्वरता बनाए रखते हैं, जैसे वनारोपण हो गया, सोपानी कृषि हो गया, ठीक है, हस्तांतरित कृषि पे रोक लगा देते हैं, ठीक है, मेड़बंदी करना, ये सब के सब मृदा को, ठीक है, ध्यान में अपरदन से बचाने के लिए किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? मृदा की अम्लता और क्षारीयता की माप पीएच मान के कुछ पदार्थों को ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन में परिवर्तित करती है। हवा मृदा के कुछ पदार्थों को ऑक्सीकरण की प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन में परिवर्तित करती है, या फिर कोई भी सही नहीं है, ठीक है। बताना ए और बी की बात करेंगे सही है, ठीक है। बात करेंगे ह्यूमस का रंग गाढ़ा भूरा या काला तथा चिपचिपा होता है, जिसका स्वरूप संरचन संरचना विहीन होती है। इसकी उपस्थिति मृदा में या फिर से मृदा सतह के नीचे होती है। मृदा लगभग पृथ्वी की सतह के समानांतर होता है। इसके परतों की विशेषताओं में मतलब क्या होता है, स्पष्ट भिन्नता होती है, ठीक है। अब आते करेवा की बात करेंगे तो केसर के लिए होता है ना करेवा। मरुस्थलीय की बात करेंगे तो यहाँ पे एलोवेरा हो सकता है। रेगुर की बात करें कपास हो सकता है। काजू की बात करेंगे तो लेटेराइट में हो सकता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए इस पे जरा हम लोग इस पे ध्यान फरमाते हैं, यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। करेवा की बात करें केसर और बादाम के लिए है। मरुस्थलीय में दाल और एलोवेरा हो सकता है। रेगुर में क्या होगा, कपास और ज्वार और बाजरा हो सकता है। लेटेराइट में क्या होगा, तो काजू हो सकता है, साथ में अगर मन करे तो आप चावल भी उपजा लीजिए, ठीक है। लाल मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार कर, तीव्र अपरदन इस मृदा की एक बड़ी समस्या। लाल मृदा, मृदाओं में गेहूं, कपास, आलू, तंबाकू की फसलें की जाती है, ठीक है। इसका रंग मुख्यतः फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल होता है, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड नहीं, फेरस ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो एक दो तो सही है, बाकी तीसरा वाला गलत ले लिया है, ठीक है, ध्यान में रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। इस तीव्र अपरदन इस मृदा की बड़ी समस्या है, ठीक है। इस मिट्टी का कण मुख्यतः लाल है, इसमें विद्यमान फेरिक ऑक्साइड के कारण है। साधारणतः इस मृदा की ऊपरी परत लाल और नीचे का परत पीलापन होता है। क्या दिया हुआ फिर, इसका रंग मुख्यतः फेरिक क्लोराइड लिखा हुआ, और सॉरी ऑक्साइड होगा, क्या होगा यहाँ पे, ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड या फिर ध्यान में रखेंगे क्या नाम है उसका, फेरस ऑक्साइड, एक ही होता है, ठीक है, अलग नहीं है, क्लोराइड नहीं होगा, ऑक्साइड होगा, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो अरावली के पूर्वी भाग में नहीं पाया जाएगा मरुस्थलीय मृदा का विस्तार, ठीक है। मरुस्थलीय मृदा देश के कुल मृदाओं में, ठीक है, 4.4% का योगदान है। कुल मृदाओं की बात कर रहा है, देश का क्षेत्रफल में बात नहीं कर रहा। इसका विस्तार मुख्यतः राजस्थान, अरावली के पश्चिमी, उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा के पश्चिमी भागों तथा पंजाब के दक्षिणी पश्चिमी भागों में पाया जाता है। इसका विस्तार अरावली के पूर्व में नहीं है, ठीक है। लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं की विशेषता की बात करेंगे, क्या है उस पर जरा ध्यान फरमाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रेनाइट, नाइस और क्वार्टजाइट का अपक्षयन है, या फिर जैविक पदार्थों की अधिकता है, या फिर सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवणों की उपस्थिति है, या फिर इसमें नाइट्रोजन की अधिकता है। तो लवणीय एवं क्षारीय मृदाओं की विशेषता की बात करेंगे तो सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों की उपस्थिति इसमें पाई जाती है, ठीक है। इसका मृदा गठन बलुई से लेकर बलुई दोमट तक है। इनमें नाइट्रोजनी तथा कैल्शियम की कमी पाई जाती है तथा इसकी नमी धारण क्षमता भी काफी भिन्न है, ठीक है। इन मृदाओं का स्थानीय नामों जैसे रेह, कल्लर, ऊसर, राकर, धूल, कार और चौपान आदि से भी जाना जाता है। पिटमय एवं दलदली मृदाओं के लिए आवश्यक क्या है, तो वर्षा जल का उपयुक्त अप्रवाह उपलब्ध न होना, ठीक है। तो ये क्या है, आवश्यक है, ठीक है। तो पिटमय एवं दलदली मृदाओं के लिए आवश्यक है वर्षा जल तथा उपयुक्त जल प्रवाह उपलब्ध न होना, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैसे क्षेत्र जहां भारी वर्षा होती है और वर्षा जल का उपयुक्त अप्रवाह उपलब्ध नहीं होता, पिटमय मृदाओं में परिवर्तित हो जाता है। मतलब भारी बारिश तो हो रहा है, लेकिन वर्षा जल को वहां से मतलब प्रवाह होने के लिए जाने का जगह नहीं, वहां पे वर्षा क्या होता है, जलमग्न रहती है, ठीक है। मतलब हमेशा क्या रहेगा, जलमग्न रहेगा, ठीक है। तथा इसमें चावल की खेती की जाती है। इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। निम्नलिखित युग्म जोड़ों में से सही जोड़े का चयन करें, ठीक है। तो इसका पहला ही सही आपका, अब नालिका अपरदन निर्माण विस्तृत और देर तक चलने वाली रील अपरदन से, ठीक है। तो
तो अब नालिका अपर्दन की बात करेंगे तो निर्माण की बात करेंगे विस्तृत और देर तक चलने वाले रील अपर्दन से है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अन्य परिभाषा देख लेते हैं। गली अपर्दन क्या होता है? अपर्दन के दौरान अवनिलकाओं का निर्माण होता है। शीट अपर्दन क्या होता है? तो मृदा के ऊपरी परत के, ठीक है, अनाच्छादन को कहते हैं। मृदा अपर्दन की बात करें, मृदा अपर्दन में प्राकृतिक और मानवीय दोनों गतिविधियां पाई जाती है, ठीक है। अब आते हैं जल जमाव का परिणाम क्या होता है, ठीक है। तो मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, बिल्कुल ठीक है। जब फसलों की जड़ों की मृदा रंध्र संतृप्त हो जाते हैं, ठीक है, ये भी आपका सही, दोनों की बात करेंगे। सही, मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने नहीं लगती, ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है जहां पे जल जमाव होगा। किसी क्षेत्र को जल जमाव के अंतर्गत तब मानते हैं जब उस क्षेत्र में जल स्तर उस हद तक बढ़ गया हो जब फसलों की जड़ों के मृदा रंध्र संतृप्त हो जाते हैं, ठीक है। इस स्थिति की प्राप्ति के फलस्वरूप मृदा में हवा का सामान्य चक्र बाधित हो जाता है तथा इसमें ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मतलब क्या होता है? बढ़ने लगता है। ये भी आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्षारीयता लवणीयता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। लगभग 2.4% के कृषि क्षेत्र में यह समस्या विद्यमान है। ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा अपेक्षता कम होती है परंतु वाष्पीकरण की दर बरसन दर से मतलब अधिक होती है, ठीक है। बताना है कौन सा सत्य है, ठीक है। दोनों की बात करें सत्य है, ठीक है। वर्षा बात के लगभग 2.4% कृषि क्षेत्र में इस समस्या विद्यमान है, ठीक है, ध्यान में रखना। ऐसे क्षेत्र जहां वर्षा अपेक्षता कम होती है परंतु वाष्पीकरण की दर वर्षण दर से मतलब क्या होती है? अधिक होती है। वर्षा अपेक्षता कम और वाष्पीकरण की दर वर्षण दर से अधिक होने के कारण केशिका द्वारा में विद्यमान सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीज के लवणीय और क्षारीय लवणों को ऊपर की तरफ आकर्षण होते हैं, ठीक है। इस प्रकार उपलब्ध लवणीय एवं क्षारीय मृदाएं कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होती है। भारत के खादर भागों और नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों में ऐसी समस्याएं मतलब क्या होती है? विद्यमान है, ठीक है। आप देखेंगे और कौन सा ये, तो मृदा संरक्षण के लिए उपायों में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो ढालों पर वेदिकाओं का निर्माण होता है, समोच्च रेखा जुताई का प्रयोग होता है, स्थानांतरित पे प्रतिबंध लगाना, ठीक है, सारे के सारे सही। मृदा संरक्षण में जो हस्तांतरित कृषि जो होता है उसमें मतलब क्या लगाना चाहिए? रोक लगाना चाहिए, ठीक है। समोच्च रेखा जुताई का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ढालों पर वेदिकाओं का भी निर्माण करना चाहिए। मृदा संरक्षण के उपायों की बात करेंगे में शामिल क्या है? हस्तांतरित कृषि पे मतलब प्रतिबंध लगा दीजिए, ठीक है। वैज्ञानिक फसल चक्र पे ध्यान देना चाहिए, ढालों पे वेदिकाओं का निर्माण होना चाहिए, समोच्च रेखीय जुताई का प्रयोग पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में होना चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे की बात करेंगे मृदा संरक्षण के उपायों में क्या है? शामिल है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते एक योजना है, इस पे भी जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। मतलब कह रहा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसमें केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी 60-40 के अनुपात में है होगी, ये गलत है। बाकी इसकी शुरुआत 15 में हुई थी, ठीक है। हर खेत को पानी इस योजना के 3 मुख्य घटकों में से एक है। पानी की बर्बादी को कम करने के लिए ऑन फार्म जल उपयोग दक्षता में भी सुधार करना चाहिए, ठीक है। अनुपात की बात करें, अनुपात क्या है? तो ये 2015 में शुरू एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र एवं राज्यों की हिस्सेदारी 75-25 है, मतलब 75% केंद्र देगा और 25% राज्य देगी, ठीक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में ये मामला घट जाता मतलब बढ़ जाता है, उसमें केंद्र 90% देगा, राज्य की हिस्सा मात्र 10% होगी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें 2.5 लाख अनुसूचित जाति और 2 लाख अनुसूचित जनजाति के किसानों सहित 22 लाख किसानों का मतलब क्या होगा? लाभ होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 में आई थी। केंद्र का हिस्सा 75%, राज्य का हिस्सा की बात करेंगे 25%, ठीक है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में राज्य का हिस्सा मात्र 10% और केंद्र का हिस्सा की बात करेंगे तो कितना है? 90% है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब आगे देखेंगे भारतीय मृदा के संबंध में निम्न कथनों पे विचार करना है, ठीक है। भारतीय मृदा के संबंध में कौन सा सही नहीं है, निम्न कथनों पर विचार करना था। भारत में जलोढ़ मृदा की प्रधानता देश के कुल भू क्षेत्र में, ठीक है। जलोढ़ मृदा 43.3% भू क्षेत्रों में फैला हुआ। आगे क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा में पोटास, ठीक है, चूना प्रचुरता होती है तथा इनमें धान, कपास, बाजरा द्वारा मोटा अनाज उगाया जाता है, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत लिया है, ठीक है। जलोढ़ मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में पाया जाता है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 43.3% भूभाग में पाया जाता है। इसमें रेत गाद मृदा के अलग अलग अनुपात पाए जाते हैं। यह नदियों से लाई गई अपसादों का निक्षेप होता है। जो नवीन एवं पुरानी खादर और बांगर दो तरह के जलोढ़ होती हैं। जलोढ़ में पोटास, चूना की अधिकता होती है। यह मिट्टी धान, गेहूं, तिलहन, दलहन, गन्ना आदि के लिए उपयुक्त है, न कि ज्वार, बाजरा और मोटे अनाजों के लिए। इसलिए कथन 2 की बात करें गलत है।
बाकी पहला वाला कथन जो था आपका सही था। भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये साधारणतः लाल मिट्टी की होती है, ठीक है, ये नाइट्रोजन और पोटाश में समृद्ध होती है, इन मिट्टियों में काजू की अच्छी खेती होती है। तो पहला और तीसरा तो आपका सही है, बाकी दूसरा देख लेते, ठीक है, पहला और तीसरा ही सही है, बाकी दूसरा गलत है, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी का रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है, ये मिट्टियां सामान्यतः लौह तथा एल्युमिनियम से समृद्ध होती है, जबकि इनमें नाइट्रोजन, पोटाश, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का सर्वाधिक विकास केरल, महाराष्ट्र एवं मेघालय में पाया जाता है। यह प्राय कम उर्वरता वाली मिट्टियां है, किंतु उर्वरकों का प्रयोग से इसमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, कहवा और काजू की खेती की जाती है, ठीक है। भारत में, ठीक है, बताना भारत में निम्नलिखित नेशनल पार्कों के उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रमबद्ध कीजिए। तो उत्तर में सबसे पहले जिम कॉर्बेट पड़ेगा, उसके बाद आप चलिए माधव नेशनल पार्क हो जाएगा, उसका इंद्रावती नेशनल पार्क होगा, दक्षिण में नागरहोल जो कि कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। इंद्रावती नेशनल पार्क की बात करेंगे छत्तीसगढ़ में है, नागरहोल कर्नाटक में है। जिम कॉर्बेट की बात करेंगे, ठीक है, इसका नाम उत्तराखंड में आपको मिलेगा। माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। जिम कॉर्बेट का नाम क्या रख दिया गया अभी चेंज करके? जिम कॉर्बेट का पहले नाम इसका हेली था, ठीक है, पहले इसका नाम हेली था, अब जाके जिम कॉर्बेट हुआ, अब जाके रामगंगा नेशनल पार्क हो गया, क्योंकि इससे कौन सी नदी गुजरती है? रामगंगा नदी गुजरती है, ठीक है, इसके बीचों बीच से, ठीक है, ध्यान में रखना कौन सी नदी? तो रामगंगा नदी गुजरती है, ठीक है। बिल्कुल। अब आते हैं मुंग क्या लिखा हुआ है, मुकाम्बिका, दालमा, ठीक है, नैयर, कोटीगांव। तो सही नहीं है, तो ध्यान रखें, नैयर जो है छत्तीसगढ़ में दिया हुआ है, ये गलत है। बाकी मुकाम्बिका कर्नाटक में है, डालमा की बात करेंगे झारखंड में है, कोटीगांव की बात करें गोवा में। नैयर वन्य जीव अभ्यारण्य केरल के राजधानी तिरुवनंतपुरम से 30 किलोमीटर दूर पश्चिमी घाट में स्थित है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1958 में किया गया था। यह 123 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह अभ्यारण्य नैयर, मुल्लेर और कल्लर नदियों के प्रभाव क्षेत्र में आता है। वॉच टावर, क्रोकोडाइल फ्रॉम लायन सफारी पार्क तथा डियर पार्क यहाँ के मुख्य आकर्षक है, ठीक है। नीलगिरी लंगूर यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। फिर से मिला, बेतला की बात करेंगे तो बेतला आपको झारखंड में आपको पड़ेगा, ठीक है। सिरोही है, गुइंदी तो यह तमिलनाडु में आई थिंक, ठीक है। और गलत अगर है सिरोही मणिपुर में हो सकता है, ठीक है, ये देखता हूँ नागालैंड में, ठीक है, देखते हैं। गुइंदी तो तमिलनाडु में है, गलत तो नहीं है, ठीक है, सही है, ठीक है। इंतानकी की बात करेंगे नागालैंड में, बेतला झारखंड में हाथी के लिए, ठीक है, ध्यान में। जूही हाथी जो भी चर्चा में जो थी, ठीक है, शुभंकर थी ना जूही हाथी किसी का एशियन गेम्स का, ठीक है, हॉकी एशियन गेम्स का आई थिंक किसी का जूही हाथी जो था ना ओमेन हॉकी एशियन गेम्स का, तो उसमें ध्यान में रखिएगा बेतला के ही हाथी को जूही नाम दिया गया था। सिरोही मणिपुर, गुंडी की बात करेंगे तमिलनाडु, मतलब इंतानकी की बात करेंगे नागालैंड था, आई थिंक सही लगाया था क्या? इंतानकी की नागालैंड, ठीक है, सिरोही मणिपुर। गुइंदी की बात करें तमिलनाडु, और बेतला की बात करेंगे तो कहां पे आपको पड़ेगा? झारखंड में आपको पड़ेगा, ठीक है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, भितरकनिका उड़ीसा में है, पिंचवरम की बात तमिलनाडु में है, बेमनाट की बात करें कर्नाटक में नहीं, कहां पे है? केरल में, ठीक है। केरल के तो कोट्टायम जिले में है, ठीक है। चिल्का अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य, भितरकनिका अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। पिंचमबरम तमिलनाडु में। पेरियार अभ्यारण्य में भी पराम्बिकुलम की बात करेंगे, दोनों के दोनों अभ्यारण्य कहां पे है? तो केरल में है। बताना यूनेस्को के अंतर्गत मान्यता प्रदान है, ठीक है। नीलगिरी को तो है ही, ध्यान में रखेंगे, नंदा देवी को भी है ही, ठीक है। साथ में बात करें सिमलीपाल को, मानस जैव मंडल को अभी तक नहीं दिया गया है, ठीक है, असम में पड़ता है, ठीक है। तो नीलगिरी जैव मंडल, नंदा देवी जैव मंडल, सिमलीपाल जैव मंडल को यह मान्यता दी गई है, ठीक है। यूनेस्को भारत के निम्न अभ्यारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करता: नंदा देवी उत्तराखंड, नीलगिरी तमिलनाडु केरल, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, सिमलीपाल ओडिशा, नोकरेक मेघालय और पंचमढ़ी की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश। बहुत सुंदर। अब आते हैं भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उद्यान नेशनल पार्क यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर में घोषित किए गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है केवलादेव आपके है राष्ट्रीय उद्यान है, सुंदरवन है आपके, और साथ में बात करें काजीरंगा है, ठीक है, रणथंभौर नहीं है, ठीक है। तो 1 और 2 3 की बात करेंगे, सही है। रणथंभौर उद्यान इस श्रेणी में नहीं है, ध्यान में रखना है। यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में घोषित पार्क की बात करें, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में यूनेस्को के 1985 ईस्वी में अधिसूचित किया गया। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में 1984 में अधिसूचित किया गया। काजीरंगा उद्यान की बात करें, असम को यूनेस्को ने 1985 ईस्वी में अधिसूचित किया, ठीक है। 432 किलोमीटर में है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कितना है? 1333, ठीक है, 1333.10, ठीक है,
किलोमीटर स्क्वायर में, लेकिन ये सुंदरबन वाला जो इलाका जो है पश्चिम बंगाल में भी आपको पड़ता है। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। 18 पेज था, 10 पेज के आसपास हम लोग पहुंच गए। इसके पार्ट 2 की बात करेंगे, तो पार्ट 2 में आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो कल के क्लास में यहीं से हम लोग क्या करेंगे, चीजों को कनेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलता हूं कल 9:30 बजे के आसपास। थैंक यू। Thank you, sir.